दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आज मैं खाना नहीं दूंगी, खाना देने की बारी बड़ी बहू की है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। निशा जी, जरा जाकर देखिए कि आज बहू ने चाय नाश्ता क्यों नहीं दिया। सुधाकर जी हाथ में दवा लिए निशा जी से बोले, ये बिस्कुट खाकर आप दवा खा लीजिए, तब तक मैं देखती हूँ। निशा जी ने डिब्बे से टूटे पड़े बिस्कुट के सूरे निकाले और डिब्बे के ढक्कन पर ही रखकर सुधाकर जी को दे दिया और फिर छोटी बहू सीमा के पास पहुंच गई। सीमा बहू, चाय नाश्ता बन गया हो तो दे दो, तुम्हारे पापा को दवाई खानी है। निशा जी ने सीमा से कहा तो वह मुंह बनाकर बोली, मम्मी जी आपको कुछ याद रहता नहीं है। आज 1 तारीख है और आज से आपके चाय नाश्ते और खाने की जिम्मेदारी आपकी बड़ी बहू मतलब बड़ी जेठानी जी की है, आप उन्हीं से मांग लीजिए। सीमा ने मुंह टेढ़ा किया और मोबाइल पर बिजी हो गई बड़ी बहू, लेकिन वो तो अपने मायके गई हुई है। निशा जी ने परेशान होकर कहा, तो मैं क्या करूं, ये रूल उन्हीं ने बनाया था कि हम तीनों बहुएं एक एक महीने आपके और पापा की जिम्मेदारी और खान पान का ख्याल रखेंगे, और अब जब उनकी बारी आई तो वो मायके खिसक गई। मुझे नहीं पता, मेरा महीना कल खत्म हो चुका और आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगी। सीमा ने जोर से हाथ जोड़कर बोला। निशा जी किसी तरह सीढ़ी चढ़कर ऊपर मंजली बहू स्वाति के पास गई। स्वाति बहू, कुछ सही नाश्ता होगा तो दे देना, तुम्हारे पापा जी को दवाई खानी है। मम्मी जी आप यहाँ और सही नाश्ता में क्यों दो, सीमा ने आपको सही नाश्ता क्यों नहीं दिया। स्वाति की आवाज में तीखापन था। आज 1 तारीख है और बड़ी बहू को हमारे सही नाश्ते का इंतजाम करना था, लेकिन वह तो मायके गई हुई है और 15 दिन बाद आएगी, तब तक तुम ही हमें सही नाश्ता और खाना खिला दो। निशा जी ने स्वाति से विनती की, देखिए मम्मी जी, नियम सबके लिए बराबर होते, मैं आपको और आप पापा को खिला तो दूं, लेकिन क्या जेठानी जी इन 15 दिनों का हिस्सा बराबर करेगी। जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वह कभी भी ये 15 दिन अपने समय में एडजस्ट नहीं करेगी। तो फिर मैंने कोई खैरात नहीं खोल रखी है जो दूसरों के बार खुद पर लूँ। माफ कीजिएगा मम्मी जी, अब आप ही इंतजाम कर लीजिए इन 15 दिनों का। स्वाति ने भी जोर से हाथ जोड़ा और अपने कमरे में चली गई। निशा जी शुभ साफ अपने कमरे में आ गए। अरे ये क्या, कुछ खाने के लिए नहीं लाई। निशा जी को खाली हाथ देख सुधाकर जी पूछने लगे। पहले तो निशा जी इधर उधर की बातें करने लगी, लेकिन फिर उनका गुबार निकल पड़ा। क्या यही दिन देखने के लिए आपकी अम्मा मुझे भाग्य वाली बोलती थी। 3 दिन बहुओं के रहते हुए भी हमें दाने दाने के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। तीनों ने अपनी सुविधानुसार हमारा खाना पीना बांट लिया और हमसे पूछा भी नहीं कि हम क्या चाहते हैं। जिंदगी भर आपकी अम्मा के अनुसार अपना जीवन बिताया और अब इन बहुओं के हिसाब से क्या मेरा कोई वजूद नहीं है। क्या कभी मैं अपनी मर्जी से कुछ कर पाऊंगी या फिर यूं ही। निशा जी इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाई क्योंकि उनकी आंखें अनवरत बहने लगी थी। सुधाकर जी जियो ने कभी भी निशा जी की भावनाओं को नहीं समझा। आज उनका दिल भी उनकी बातों से द्रवित हो गया। सबको अन्न खिलाने वाला आज
आज खुद अपने और अपनी पत्नी के अन्न के लिए दूसरों पर आश्रित हो गए, और दूसरे भी कौन, अपने खून और दूध से संचित लायक बेटे सुधाकर जी ने आगे बढ़ कर निशा जी के आंसू पोंछते हुए कहा, मैंने बेटे बहुओं की बात इसलिए मान ली थी क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम दिन भर काम में लगी रहती थी। बहुएं तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी छोड़कर बेफिक्र घूमती थी। मुझे तो रिटायरमेंट मिल गया, लेकिन तुम्हारा रिटायरमेंट मैं चाहता था कि तुम भी आराम करो, इसलिए मैंने उस दिन बेटे बहुओं के सामने अपना पक्ष रखा था। 6 महीने पहले निशा जी काम करते हुए बेहोश हो गई, तब डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। सुधाकर जी ने बेटे बहुओं को बुलाया और साफ साफ कह दिया कि निशा जी अब घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम तीनों बहुएं अपनी सुविधानुसार काम बांट दो। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन फिर काम को लेकर और खाना बनाने को लेकर आए दिन तीनों में झगड़ा होने लगा, और एक दिन बात इतनी बड़ी कि रसोई का बंटवारा हो गया। लेकिन झगड़ा अभी भी बंद नहीं हुआ। सुधाकर जी और निशा जी का खाना कौन बनाएगा, अभी इस मुद्दे पर झगड़ा होने लगा। तब ये तय हुआ कि एक एक महीने तीनों बहुएं खाना बनाकर खिलाएगी, और जिस महीने वो लोग जिस भी बेटे के पास खाएंगे, अपनी पेंशन भी वहीं खर्च करेंगे। क्या फायदा हुआ ऐसे फैसले का? अपने खाने पीने का खर्चा उन लोगों को देने के बाद भी ढंग से खाना नहीं मिलता। इससे अच्छा तो मैं खुद हम दोनों के लिए खाना बना लेती। अपने ही घर में भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है। बड़ी बहू घूमने चली गई और उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हम लोगों का खाना पीना कैसे होगा। अरे किचन खोलकर गई होती तो मैं खुद बना लेती, और दोनों बहुएं हमें खाना खिलाने से मना कर रही कि उनकी बारी नहीं है। कितने अरमानों से ये घर बनाया, और आज इसके 3 हिस्से हो गए। 3 की जगह अपने 4 हिस्सा किया होता तो मैं अपने हिस्से में हम दोनों के लिए खाना पीने का इंतजाम तो कर लेती। साड़ी के आंचल से आंसू पोंछते हुए निशा जी लाचारी से सुधाकर जी की तरफ देखने लगी। अभी सुधाकर जी और निशा जी एक दूसरे को संबल दे ही रहे थे कि छोटा बेटा दीपक 2 आदमियों को लेकर उनके कमरे में आ गया, और उन आदमियों के साथ कमरे का नाप लेने लगा। दीपक, ये लोग कौन है और मेरे कमरे में क्या नाप रहे? सुधाकर जी ने दीपक का हाथ पकड़कर बोला, पापा 2 मिनट पहले ये लोग अपना काम कर ले, फिर बताता हूँ। लेकिन दीपक ने हाथ छुड़ाते हुए बोला, थोड़ी देर में दोनों आदमी नाप लेकर चले गए तो सुधाकर जी ने दीपक को फिर टोका। दीपक, ये लोग कौन थे? ये लोग फर्नीचर वाले बंटी और विन्नी को आपके कमरे में शिफ्ट कर रहे, तो कमरा उनके हिसाब से बनवाना पड़ेगा। दीपक बेरुखी से बोला, हमारे कमरे में क्यों? निशा जी बेचैन हो गई। छोटा हूँ, बेवकूफ नहीं। आपने बड़े भैया को पीछे का बड़ा हिस्सा दे दिया, मंझले भैया को ऊपर का और मुझे आगे का हिस्सा दिया, जिसमें सिर्फ 2 ही कमरे, और उस पर एक कमरे में आप दोनों ने कब्जा कर रखा है। एक ही कमरे में अब हमको भी परेशानी हो रही, और आप दोनों इस उम्र में कमरा लेकर क्या करेंगे? इसलिए इस कमरे को बंटी और बिन्नी के हिसाब से बनवा रहे, और आप लोग बाहर बरामदे में शिफ्ट हो जाइए। दीपक की बात सुन सुधाकर जी सन्न रह गई। जिन बेटों के लिए उन्होंने ये घर बनवाया, आज वही बेटे करे कि
उन्हें कमरे की क्या जरूरत। बात अब सिर से बहुत ऊपर जा चुकी थी। पहले खाने के लिए मोहताज कर दिया और अब कमरे से भी निकाल रही। यही हाल रहा तो एक दिन घर के बाहर नजर आएंगे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। सुधाकर जी चिल्ला पड़े। क्या हुआ? क्यों? क्या नहीं हो सकता? निशा डर कर सुधाकर जी के पास आ गई। कुछ देर नीरी आंखों से सुधाकर जी निशा को देखते रहे और फिर अपनी छड़ी उठाई और कमरे से बाहर जाने लगे। तो निशा जी ने आवाज दी, अब कहाँ जा रही हूँ? अचानक बहुत हुआ। अब मुझे इन तीनों नालायकों को बताना होगा कि अभी उनका बाप जिंदा है। वो लोग मुझ पर आश्रित हैं। मैं नहीं। सुधाकर जी के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्होंने कोई कठोर फैसला ले लिया है। शाम को सुधाकर जी ने तीनों बेटों को बुलाया और कुछ पेपर्स उन्हें पकड़ा दिया। उन पेपर्स को पढ़कर तीनों के चेहरे का रंग बदल गया। बड़ा बेटा अमित तो लगभग सिला ही पड़ा। पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है। ये आप कैसे कर सकते हैं? मंजुला, सुमित क्यों पीछे रहता? वो भी बौखलाए हुए बोला, हाँ, आप हमारे साथ ये नहीं कर सकते। मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं, ये मुझे तुम लोगों से जानने की जरूरत नहीं। तुम लोगों के पास 1 महीने का समय है। उसके बाद में तुम लोगों को एक दिन भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुधाकर जी ने मुंह फेर लिया। मम्मी, आप ही पापा को समझाए। वे ऐसा कैसे कर रहे? अपने ही बच्चों को बेघर कौन माँ बाप करते? दीपक निशा जी का हाथ पकड़कर बोला, तुम लोग खाने पीने के लिए माँ बाप को बांट सकते हो, उन्हें उनके कमरे से बाहर कर सकते हो, हर वक्त उन्हें ये एहसास दिला सकते हो कि वो लोग लाचार और तुम पर आश्रित थे। तो क्या माँ बाप ऐसे नालायक बेटों को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकते? सुबह से तुम्हारे माँ बाप भूखे पड़े, क्या ये बात तुम्हें पता है? तुम लोगों को अपने ही खाने के पैसे देते हैं हम लोग, फिर भी दाने दाने के लिए तरसाते हो। तुम्हारी पत्नियां खाना भी ऐसे देती हैं जैसे एहसान कर रही हो, और एक दिन भी ऊपर नीचे हो जाए तो भूखा रखती हैं। कमा लेना। माँ बाप अपने 3 बच्चों के बिना भेदभाव के पाल सकते हैं, लेकिन वही 3 बेटे मिलकर अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते। एक बंटवारे का फैसला तुम लोगों ने लिया था और अब ये फैसला हमारा है। ये घर मैंने खुद की कमाई से बनवाया था, इसलिए इस पर तुम तीनों का कोई हक नहीं। 1 महीना है, अपना इंतजाम कर लो, क्योंकि 1 महीने के बाद नए किराएदार घर में रहने आ रहे, और अगर तुम लोगों को इस घर में ही रहना है तो महीने का किराया देना होगा, उस पर 6 महीने का एडवांस जमा कराना होगा। जो अपनी पत्नियों को भी समझा दो। सुधाकर जी की कड़कती आवाज गूंज गई। तीनों सिर झुकाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो सुधाकर जी ने अमित को बुलाया। अमित, तुम्हारी पत्नी किचन में ताला लगा कर गई है, उसे खोलो वरना मैं ताला तोड़ दूंगा। अभी थोड़ी देर में खाना बनाने वाली मेड आएगी, वो आज से मेरा और निशा जी का खाना बनाएगी। अब तुम लोगों की पत्नियों को तकलीफ नहीं होगी। बड़ी बहू ने जैसे ही सास ससुर के फैसले को सुना तुरंत मायके से वापस आ गई और लगी हंगामा करने। अरे ये कैसे माँ बाप है जो अपने ही बच्चे को बेघर कर रहे? अरे हमने तो यही सुना है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन अब तो उल्टी गंगा बहने लगी है। सही कहा बहू, माता कभी कुमाता नहीं होती और ना ही गंगा उल्टी बहती है। लेकिन जब तुम्हारे जैसी औलादे हो तो सब मुमकिन है। इस तरह चिल्लाने और लोगों को बुलाकर
मजमा लगाने से तुम्हारे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। अभी लोगों को सच्चाई नहीं पता, कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोगों की करतूत जानने के बाद तुम लोगों को कोई किराएदार भी ना रखे। निशा जी की कड़कती आवाज को सुन बड़ी बहू के साथ दोनों बहुओं की बोलती बंद हो गई और अब तीनों आपस में ही एक दूसरे को दोष देने लगी। तुम दोनों 15 दिन के लिए इन बुढ़ा बूढ़ी को खाना पीना नहीं दे पा रहे थे। तुम लोगों की बेवकूफी की वजह से आज हम लोग सड़क पर आ गए। बड़ी बहू चिल्लाने लगी और फिर तीनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे को नोचने लगी। ये नजारा और विकराल हो जाता अगर तीनों के पतियों ने आकर उन्हें संभाला नहीं होता। बंद करो तुम तीनों, आज हम लोगों की बर्बादी का जिम्मेदार तुम तीनों ही हो। पापा ने सही फैसला लिया और यही हाल रहा तो आगे चलकर बच्चे भी हमें ना बेघर कर दे। अपना अपना सामान बांधना शुरू करो। अमित के साथ सुमित और दीपक ने भी अपनी पत्नियों को डांटा और घर छोड़ने की तैयारी कर